Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So writing section ना आप लोगों को बहुत टाइम से परेशान कर रहा था, तो मैंने ना सोचा कि अभी ना इस राइटिंग सेक्शन नाम की बला को एकदम ऐसे ऐसे उड़ा देते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि राइटिंग सेक्शन को हमें प्रिपेयर कैसे करना है। मैंने आज के इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस करना है उसकी लिस्ट आपके सामने लगा रखी है। फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, एंड तक वीडियो जरूर देखना, बहुत कुछ आपको यहाँ से समझ में आएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आने वाले टाइम के अंदर आप अगर इसे फॉलो करते हो तो राइटिंग सेक्शन आप एकदम प्रो बन जाओगे, राइटिंग सेक्शन में मास्टर कर चुके होगे। तो सबसे पहली चीज आज हम डिस्कस करेंगे बड़े बड़े चेंजेस जो कि राइटिंग सेक्शन के अंदर आए हैं इस बार के एग्जाम्स के लिए। पैरामीटर्स यानी मार्किंग स्कीम चेक करेंगे, कैसे प्रिपेयर करना है पता लगाएंगे। पीवाईक्यू शीट्स आपको कहां मिलने वाली है, क्या होती है पीवाईक्यू शीट्स वो भी बताएंगे। केवी स्टडी मटेरियल के बारे में डिस्कशन करेंगे और सिलेक्टिव प्रैक्टिस क्या होता है ये भी जानेंगे। इसके साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगी पर वीडियो के एंड में। ऑलराइट, सबसे पहले तो बड़े बड़े चेंजेस जो सीबीएसई में आए हैं वो सुन लीजिए क्योंकि वो आपके काम के हैं। पहली बात तो आपके मार्किंग में ही जो आपका वेटेज है उसी में चेंज आ गया है। पहले अगर हम बात करें तो राइटिंग सेक्शन जो है वो 20 नंबर का हुआ करता था और अभी भेदभाव करके उसको आप 18 नंबर का देखते हो, 18 मार्क्स का वो हो चुका है। 18 मार्क्स के अंदर आप देख रहे हो कि किस तरीके से शॉर्ट कंपोजिशन का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया है। जहां पर 20 नंबर के अंदर पहले शॉर्ट कंपोजिशन का वेटेज जो था उसमें, और ऑफकोर्स 18 नंबर के अंदर जो शॉर्ट कंपोजिशन का वेटेज है उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब आप शॉर्ट कंपोजिशन को अगर मास्टर कर लेते हो तो 8 नंबर तो आपके पक्के वैसे ही हो जाएंगे क्योंकि आपको नोटिस और इनविटेशन एंड रिप्लाईज में 4-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 50 वर्ड्स के अंदर अंदर, मात्र 50 वर्ड्स के अंदर अंदर आपके 8 नंबर पक्के हो जाते हैं। इसके बाद में आपके पास में ऑप्शंस मिलते हैं आपके लेटर राइटिंग के अंदर। 5 नंबर का लेटर राइटिंग पूछा जाता है, चाहिए तो लेटर टू द एडिटर कर लीजिए, चाहिए तो जॉब एप्लीकेशन कर लीजिए। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन जिसमें आर्टिकल और रिपोर्ट में ऑप्शन आता है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 120 से 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। ऑलराइट, तो सबसे जो बड़ा चेंज है वो तो यही है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं जो एक्चुअली बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि यार पहले जब हम लोग कभी भी राइटिंग स्किल कर रहे होते थे, जब भी हम लोग राइटिंग स्किल कर रहे थे तो हमारे कुछ स्टेप्स हुआ करते थे। हम सबसे पहले क्या करते थे, जैसे ही हम क्वेश्चन को रीड कर लेते थे, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को रीड करते थे, इसके बाद में हम क्या करते थे, हम आइडिया जनरेशन का काम करने लग जाते थे। तो आइडिया जनरेशन करने लग जाते थे कि यार क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग के अंदर जो भी आइडियाज आ रहे हैं उनको फटाफट से जॉट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद में हम आइडिया ऑर्गेनाइज करने लग रहे होते थे, जहां पर हम लोग क्या सोचते थे कि यार ये आइडिया आ तो गए हैं पर ये आइडिया डालेंगे कहाँ कहाँ पे, मतलब इसके अंदर इंट्रोडक्शन, डिटेल, कंक्लूजन कौन कौन सा आइडिया फॉर्म करेगा, तो हम आइडिया ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे होते थे। इसके बाद में हम लोग का जो फाइनल स्टेप आता था वो होता था आइडिया डेवलपमेंट का, कि ठीक है अब फाइनली जब सब कुछ सामने है तो अब इसको लिख देना है और हमारा काम जो है वो हो जाएगा। एक ऐसा स्टेप भी होता था जिसके अंदर हम लोग रिवाइज कर लेते थे ताकि ये चेक कर ले कि यार हमने जो लिखा है वो फाइनल हो चुका है, इसके अंदर कोई मिस्टेक्स नहीं है हमारी तरफ से। अब ये स्टेप्स हम यूजुअली राइटिंग स्किल्स में फॉलो किया करते थे। अब क्या हो गया है, स्टेप बाकी सारे तो वही रहे हैं, ये आइडिया जनरेशन वाले स्टेप का आधा सा काम जो है वो सीबीएसई आपको करके दे रहा है। ऐसा इसके लिए है क्योंकि पेपर में देखा गया है, ना तो सिर्फ आपके पेपर में, इनफैक्ट आपके जस्ट पीछे वाले आपके जो सीनियर्स थे उनके पेपर के अंदर भी हमने ये देखा कि इस बार सीबीएसई आपको हिंट्स दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत काम तो आपके आइडिया जनरेशन का सीबीएसई करके दे देंगे। यानी कोई भी टॉपिक आपसे जो पूछा जाएगा उसके आपको हिंट्स दे दिए जाएंगे जिनकी मदद से आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं या फिर उन्हीं को डेवलप भी कर सकते हैं। पर इसके अंदर ये तो हो गया एक फायदे वाली बात कि यार ये स्टेप जो है वो हमारा ओमिट हो गया, पर इसमें एक नुकसान ये है कि हिंट्स आपको ऐसे ही क्वेश्चन में नेचुरली मिलेंगे जिन क्वेश्चन का लगता है सीबीएसई को कि आपको आइडिया नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आमतौर पे कॉमर्स के बच्चों को तो पता होगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बट साइंस और ह्यूमैनिटीज के बच्चों को नहीं पता होगा, तो नेचुरली सबके लिए यहाँ पर हिंट्स आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो है उसका लेवल यहाँ पर जरूर हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, बट हिंट्स की मदद से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें इसके अंदर क्या लिखना है। तो ये आइडिया जनरेशन वाला जो स्टेप है ये अब आसान हो गया है। जब आपको थोड़ा सा भी ट्रिगर मिल जाता है ना, थोड़ा सा भी हिंट मिल जाता है ना, तो
तो हम आराम से आगे के आइडियाज तो खुद जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यार अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पैरामीटर्स क्या होते हैं, आखिरकार हमारे को अगर 18 में से 18 लेकर आने हैं तो हमारी कॉपी में एग्जामिनर क्या क्या चेक करने वाले हैं। तो यार 3 चीजें आपकी कॉपीज में आपके आंसर्स के लिए चेक होती हैं। सबसे पहला होता है आपका फॉर्मेट। आपका जो राइटिंग स्किल के अंदर फॉर्मेट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट आपको फॉर्मेट ना तो सिर्फ आपको एक एक पूरा कह सकते हैं ना सीक्वेंस बनाकर दे देता है, आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है कि यार यहाँ पर चढ़कर अब आपने आपका राइटिंग स्किल जो है वो शुरू करना है, पर इसके साथ साथ इसके नंबर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट का कोई नंबर नहीं है, फॉर्मेट गलत हुआ तो नंबर कटेंगे। पर यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को फॉर्मेट ही समझ में आ रहा होता है, उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि राइटिंग स्किल इज ऑल अबाउट फॉर्मेट, अगर फॉर्मेट पढ़ के चले जाएंगे तो राइटिंग स्किल में नंबर मिल जाएंगे। लेट मी टेल यू, फॉर्मेट का 1 नंबर है पर क्वेश्चन, यानी टोटल मिलाकर भी 18 में से केवल 4 नंबर का फॉर्मेट आपके आ रहा है। सिर्फ फॉर्मेट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, पर फॉर्मेट पढ़ना जरूरी है। इसके बाद में आपका जो सेकंड चीज है, सेकंड पैरामीटर है, वो है कंटेंट का। ये चेक किया जाता है कि आपका कंटेंट कैसा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो कंटेंट ही देखा जाएगा क्योंकि राइटिंग स्किल है। अब इमेजिन करो आपको अगर हिंट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो अभी सीबीएसई को पता है कि यार मैंने परोस के इसको सब दे दिया, मैंने इसे क्वेश्चन दे दिया, इसके साथ साथ में मैंने हिंट्स भी यहाँ पर डाल दिए हैं। अब इस बंदे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन हिंट्स को ध्यान में रख के अपने आइडियाज को और थोड़ा डेवलप करके और लिखना ही तो है। तो यहाँ पर आपकी स्किल, आप कैसे अपने आइडियाज को डेवलप करते हो, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है और वही कंटेंट के अंदर देखा जाता है। आपका कंटेंट आईडीसी यानी इंट्रोडक्शन, डिटेल, कंक्लूजन के अंदर डिवाइडेड है या नहीं, ये भी यहाँ पर चेक किया जाता है। आप किन किन पैराग्राफ्स में क्या क्या लिखते हो, आप पैराग्राफ्स कब चेंज करते हो, आपने कितने सारे आइडियाज को गिवन वर्ड लिमिट के अंदर समेटा हुआ है, कैसे वर्ड्स यूज करके समेटा हुआ है, ये सब कुछ कंटेंट में देखा जाता है। इसके बाद में तीसरा पैरामीटर जो है वो है आपके एक्सप्रेशंस का। जी हाँ, ये जो एक्सप्रेशंस है इसी को सब लोग इग्नोर करते हैं, ऐसा इग्नोर करते हैं जैसे बिरयानी में इलायची इग्नोर नहीं हो रही होती है। तो इसके साथ ना बेचारे के साथ ऐसा ही भेदभाव होता है। पर मैं आपको बता देती हूँ, आज तक जिस भी बच्चे के 100 नंबर नहीं आए हैं, आज तक जिस भी बच्चे के राइटिंग स्किल में मार्क्स कटे हैं, वो इस एक्सप्रेशन की वजह से ही कटे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि फॉर्मेट के तो ऐसे रट्टे लगा के जाते हो आप लोग कि फॉर्मेट में तो कुछ गलत होने से रहा। कंटेंट ये है जो आपको लिखना है, तो यहां पर अगर आप कुछ मैसअप करोगे तो वो एक्चुअली एक्सप्रेशन वाले साइड पे कर सकते हो। मैम होता क्या है ये एक्सप्रेशन? बेटा एक्सप्रेशन में ये चेक किया जाता है कि आपने जो भी लिखा है क्या वो एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, क्या उसका एक फ्लो बैठ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंट्रोडक्शन किसी दिशा में जा रहा है, आपका डिटेल किसी दिशा में जा रहा है, कंक्लूजन कहीं पे भी जा रहा है। हाँ, ऐसा तो नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जो भी लिखा है क्या उसे आपने गिवन वर्ड लिमिट में समेटा है, क्योंकि वही चीज हम चेक करना चाहते हैं। आपके दिमाग में खूब सारे आइडियाज आ रहे हैं, आप कैसे इन सारे आइडियाज को कम शब्दों के अंदर हमारे सामने लिख सकते हो, पर इतने भी कम नहीं कि वर्ड लिमिट का जो मतलब जो लोअर लिमिट है वो टच ही ना हो, है ना। तो क्या आप लिमिट को मेंटेन कर पाए? इसके साथ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने इतनी ज्यादा ग्रामेटिकल एरर्स कर दी, इतनी ज्यादा गलतियां कर दी है कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है। और इसके साथ में यहां से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस लेवल पर आकर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ यहां पर सही होता है तो ये एक्सप्रेशन के नंबर आपको मिल जाते हैं। तो यार ये 3 चीजें जो है ये आपका पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आपको नंबर दिए जाते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द वेटेज, यहां पर कहीं पे 1 नंबर, कहीं पे 2 नंबर, कहीं पर 1 नंबर, कहीं पर 3 नंबर रखे हुए हैं। ठीक है, सो अब जब हमें ये पता चल गया तो आखिरकार हम इसे प्रिपेयर कैसे करें। सबसे पहली चीज देखो, फॉर्मेट तो आपके लिए इजीली अवेलेबल है। फॉर्मेट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, हर एक टॉपिक का एकदम करेक्ट फॉर्मेट जो है आपको चैनल पे मिल जाएगा। देखो यार, फॉर्मेट करेक्ट कौन सा होता है मैं वो भी बता देती हूँ। फॉर्मेट करेक्ट वो होता है जो सीबीएसई फॉलो करता है। 75 बुक्स आती है, 75 टीचर पढ़ा रहे होते हैं, 75 तरीके के फॉर्मेट सर्कुलेट हो रहे होते हैं यूट्यूब पे। आपने फॉलो वो करना है जो सीबीएसई बता रहा है। मैम मेरे को सीबीएसई का फॉर्मेट कैसे पता चलेगा? सिंपली गो एंड चेक योर लेटेस्ट सैंपल पेपर का मार्किंग स्कीम। आपके लेटेस्ट सैंपल पेपर का मार्किंग स्कीम जो है उसके अंदर फॉर्मेट सीबीएसई डिस्कस किए हुए होते हैं, वहां पर जाकर आप आराम से फॉर्मेट देख सकते हैं। एंड यकीन मानिए उनका फॉर्मेट और मेरा फॉर्मेट सेम ही होगा। ठीक है, तो आप फॉर्मेट तो यहां से पढ़ सकते हैं। इसके साथ में मेरी वीडियोस में मैंने आपको ये भी बता रखा है कि आखिरकार आपको लिखना कैसे है, कंटेंट कैसे डेवलप करना है, कैसे आपने आर्टिकल लिखने हैं, कैसे रिपोर्ट लिखनी है, वगैरह वगैरह। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट तो आराम से वीडियोस और सैंपल पेपर के थ्रू चेक कर लेंगे। अब बारी आती है आपके कंटेंट की। या देखो कंटेंट के लिए ना क्या है कि पहली बात तो थोड़ा तो हिंट्स गिवन है, थोड़ा ये चेक किया जाता है कि यार आप लोग हिंट्स जो दिए हुए हैं
उनको ध्यान में रखकर क्रिएटिविटी के साथ में और आइडियाज कैसे जनरेट कर सकते हो, और जनरेट तो किया उन्हें डेवलप कैसे कर सकते हो, ये आता है बेटा प्रैक्टिस से। ये प्रैक्टिस से ही होगा। पर दिक्कत क्या है ना, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग बैठकर 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाएं। तो ऐसे में ना कंटेंट जो है इसको प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 2023 की अगर हम बात करें तो इसका सैंपल क्वेश्चन पेपर, इसका एडिशनल क्वेश्चन पेपर, इसका एग्जाम में आया हुआ पेपर, ठीक है, और 2024 की हम अगर बात करते हैं तो इसका सैंपल क्वेश्चन पेपर और इसका एडिशनल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये 5 पेपर जो हैं ये मार्किंग स्कीम के साथ में अवेलेबल हैं, ठीक है। ये पांचों पेपर मार्किंग स्कीम के साथ अवेलेबल है, मेरी खुद की किताब में भी अवेलेबल है, इसके साथ में आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये आपकी सीबीएसई की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। ये 5 पेपर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं ना 10 साल के पेपर करके चले जाओ, पिछले 50 इतने साल के पेपर करके चले जाओ। अरे करना ही नहीं है आपने यार, 10 साल के पेपर इंग्लिश के अंदर नहीं करने हैं, क्योंकि आप 10 साल के पेपर करने लग रहे हो। आपको पता चल रहा है कि 2014 में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे 2023 में नहीं पूछे जा रहे। इंग्लिश का पेपर जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है। इंग्लिश का पेपर पैटर्न बहुत चेंज हुआ, खास करके 2020 से लेके बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। और 2023 ही है जो आपका थोड़ा सा क्लोज है कि ठीक है आपके अभी करंट पैटर्न के थोड़ा सा करीब आपका 2023 वाला पैटर्न है। तो आपको ना इससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप केवल ये जो 5 पेपर हैं इन पांचों पेपर का सेक्शन बी निकाल लीजिए, और सेक्शन बी निकालकर एक बार पहले तो दोस्ती कर लीजिए उन क्वेश्चन से जो पूछे गए हैं। ये देख लीजिए कि यार सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, क्या लेवल है सीबीएसई के क्वेश्चन का, पहली बात तो ये कीजिए। फिर इनकी मार्किंग स्कीम देखकर आप ये देख लीजिए कि सीबीएसई हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कैसे आंसर्स वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, हमें क्या लिखना चाहिए। अब जब आप ये समझ जाएंगे तो अब आपने बस इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी है। कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस है जो आप रीड करके कर सकते हैं तो आप वो भी कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अदरवाइज आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगा लेनी है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर मेरे को हिंट्स में डेवलप कर लेता हूं, अगर मैं आइडिया जनरेट कर लेता हूं तो मुझे डेवलपमेंट में इतनी दिक्कत नहीं होती है, तो क्वेश्चन खोलिए, क्वेश्चन खोलकर दिमाग में जितने भी आइडियाज आ रहे हैं आपके हिंट्स को देखकर उनको लिखते रहिए एंड मूव ऑन। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आप एग्जाम के अंदर आपको अगर कोई क्वेश्चन दिखता है तो अपने आइडियाज जनरेट कर पा रहे हो, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो जो भी आपने इधर उधर पढ़ा है। अगर आपका डेवलपमेंट आसानी से हो रहा है तो बस यहीं पे रुक जाइए। अगर आपको लिखने में बड़ी परेशानी हो रही है तो एक और स्टेप आपको आगे करना पड़ेगा और एक्चुअली उसको सॉल्व करना पड़ेगा। पांचों पेपर के क्वेश्चन जरूर देखने हैं, रीड करने हैं मार्किंग स्कीम के साथ में। टाइम की कमी की वजह से अगर एक भी पेपर का सेक्शन बी सॉल्व कर ले रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, बट सॉल्व जरूर करके जाना ताकि तुम्हें तुम्हारी हकीकत के बारे में पता हो। अब बात कर लेते हैं ये एक्सप्रेशंस की। ये एक्सप्रेशंस कैसे ठीक होंगे? देखो यार, यहां पर ना ग्रामेटिकल एरर्स के लिए तो आपको बहुत अच्छे से वीडियोस देखनी पड़ेगी। मैंने वहां पर ग्रामर डिस्कस किया हुआ है, तो आपको पता होगा कि यार कहां पे मेरे को थर्ड पर्सन यूज करना है, कहां मुझे बॉक्स बनाना है, कहां पे मेरे को प्रेजेंट यूज करना है, कहां मुझे पास्ट यूज करना है। तो एक्सप्रेशन एक तो आप ग्रामर तो वहां से देख सकते हो। जिनकी भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लगाओ। मतलब आप यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के आंसर्स को ज्यादा से ज्यादा रीड करो ताकि आपके दिमाग के अंदर जो बेसिक स्पेलिंग्स है वो आप फीड कर सको। इसके साथ साथ में आप फोकस करो कि ज्यादा ना कान घुमाकर ऐसे सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। आसान आसान सेंटेंसेस बनाओ, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। हैवी वोकैबुलरी से ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। ज्यादा नंबर उसी बच्चे को मिलते हैं जो आसान भाषा में करेक्ट तरीके से अपनी बात कह सकता है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। यहाँ पे हमें फोकस कम्युनिकेशन पे करना है, ठीक है, फोकस उस चीज पे करना है। शोबाजी के नंबर यहाँ पर नहीं है। तो हम एक्सप्रेशन को सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से सुधार कैसे सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करके हम सुधार सकते हैं, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है सेंटेंस का फ्लो कैसा होता है, छोटे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से बेसिक वर्ड्स की स्पेलिंग क्या है, ग्रामर किस फ्लो में जा रहा है। तो बेसिक रीडिंग अगर आप लगा लेते हो किसी भी किताब से, या फिर ये 5 पेपर के ही अगर रीडिंग लगा लेते हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो आपने अभी यहाँ पर ये देख लिया कि यार ये मेरे को प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। तो अब अगर आगे हम डिस्कस करते हैं तो अब आता है आपके पीवाईक्यू शीट। मैम मैं बैठकर इतने सारे पीवाईक्यूज ढूंढती रहूंगी, मैं देखती रहूंगी कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कैसे चलेगा? मेरे को आप ऐसा करो, शीट बनाकर दे दो। तो मैं आपके जो टॉपिक्स हैं, आपके एग्जाम में आने वाले सारे टॉपिक्स की पीवाईक्यू शीट बनाकर दे रही हूँ। मुझे पता है तुम्हें चैन नहीं मिलने वाला जब तक तुमने लास्ट 10 साल के पेपर के क्वेश्चन नहीं देख लिए। मैं जितना मर्जी कह दूं कि केवल 5 पेपर
देख के जाना है, तुमने लास्ट 10 साल के सारे पेपर देखने हैं। तो इसीलिए पीवाईक्यू शीट के अंदर आपको मैं 10 साल के जो क्वेश्चंस है वो डाल के दूंगी। करना आपने ये है कि उन क्वेश्चंस को रीड करना है। ऐसा क्वेश्चन जो आपको थोड़ा डिफरेंट लगता है, ऐसा लगता है कि यार इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, वो आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया 2023 के सैंपल क्वेश्चन पेपर से लेकर 2024 के एडिशनल क्वेश्चन पेपर तक आपने देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ये उन बच्चों की है जिन्हें चैन से नींद नहीं आएगी जब तक वो सारे पीवाईक्यू नहीं देखेंगे। इसके बाद में यार अभी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सीबीएसई ना कभी भी जो राइटिंग सेक्शन होता है, राइटिंग सेक्शन में इंस्पिरेशन जरूर ले लेता है अपने पिछले क्वेश्चन से, बट कभी भी ना क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। आपको कुछ टॉपिक्स रिपीट होते हुए दिखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी एक साल में अगर टूरिज्म पे क्वेश्चन आया है तो कहीं पर 1-2 साल बाद वापस टूरिज्म पे क्वेश्चन रिपीट होगा, पर अलग वे में, है ना। तो आपको ना यहाँ पे पीवाईक्यूज तो ये समझने में मदद करते हैं कि कौन कौन से बेसिक से टॉपिक है जिन पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पर अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल का स्टडी मटेरियल चेक करते हो, जैसे केवी का स्टडी मटेरियल निकलता है, अभी तो निकल भी गया होगा, अगर आप केवी में है या फिर कोई दोस्त है या फिर आपके कोई जानकार है, इनफैक्ट टेलीग्राम पे भी बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है, अगर ये स्टडी मटेरियल आप देख लेंगे तो यहाँ पर आपको काफी नए क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस और भी मिल जाएंगे। एब्सोल्युटली फ्री होता है, तो आपको आइडिया लगेगा कि यार गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स कौन से क्वेश्चंस रेकमेंड कर रहे हैं। तो उनका ना मतलब ऐसा है कि ठीक है, एक आइडिया होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं। लार्जली ये वाले क्वेश्चन भी सैंपल पेपर पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि बुक में भी गिवन है। तो अगर आपके पास बुक है तो आपको इसको रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप केवी स्टडी मटेरियल भी रेफर कर सकते हो जानने के लिए कि कैसे क्वेश्चन बन पाएंगे। इसके बाद आता है आपका सिलेक्टिव प्रैक्टिस। देखो यार, हर एक क्वेश्चन जो आपके पास में इजीली अवेलेबल है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये टाइम में इतना ज्यादा कंटेंट फ्लड होकर आ जाता है कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, पर आप ना पूरा का पूरा ध्यान इस पे नहीं लगा सकते हो। 18 नंबर का है, बहुत ज्यादा नंबर है, पर इतने भी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे कुछ दिन इसी पे लगा दिए जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको हो सकता है आपने कभी देखा भी ना हो, है ना। इसीलिए सेलेक्टिव प्रैक्टिस करो, ऐसे ही क्वेश्चंस को पिक करके प्रैक्टिस करो जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि अगर मेरे से एग्जाम में पूछ लिया जाता और मेरे से नहीं हो रहा होता। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि अपने आंसर्स जो आपने लिखे हुए हैं उन्हें या तो मार्किंग स्कीम से खुद बैठकर चेक करो या फिर घर में किसी से चेक कराओ। अगर आप प्रैक्टिस कर ले रहे हो पर आपको ये नहीं पता है कि आपने कैसा लिखा हुआ है, अगर आपको ये नहीं पता है कि यार मेरी गलतियां क्या है, तो आप ना ये पूरा का पूरा जो टाइम है बस वो वेस्ट ही कर रहे हो और कुछ नहीं आपको यहाँ से मिलने वाला। तो सेलेक्टिव प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको एक वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा राइटिंग सेक्शन कवर करना है तो आपके लिए मैं इसी चैनल के ऊपर लेकर आ रही हूँ राइटिंग सेक्शन का वन शॉट। जी हाँ, राइटिंग सेक्शन के वन शॉट में हम सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे, हम सब कुछ जो भी अभी मैंने डिस्कस किया है वो रिवाइज कर रहे होंगे और वहीं से आपका सारा जो दिक्कत है, सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रहा होगा। तो उसको आपको जरूर देखना है। और इसके साथ में मैं आपके लिए एक और कमाल की चीज लेकर आई हूं जो आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये है एकदम नया, एकदम ताजा लॉन्च हमारे 8 सीबीएसई मोस्ट लाइकली सेट्स विद आंसर राइटिंग शीट्स। ठीक है, ये प्रयास जो है हम लोगों ने आप लोगों के लिए किया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर 2-2 सेट मिलने वाले हैं पर सब्जेक्ट। ठीक है, आपको यहाँ पर आंसर शीट्स मिलने वाली है ओएमआर के साथ में, आपको मार्किंग स्कीम अटैच मिलने वाली है, आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए टेबल मिलने वाला है और इसके साथ में हम आपको एक बॉल पॉइंट पेन भी देने वाले हैं। ठीक है, प्यारा सा सेट हमने आपके लिए बनाया है। इसके लिए बनाया है क्योंकि कभी कभी ना बच्चों को पता नहीं होता कि मैम एग्जैक्टली पेपर दिखता कैसे है। देखो, जब तक आप ना अभी से तैयारी करके नहीं जाओगे ना उस जंग की, तो वहां पर जाकर तो आपके पास कैसे भी हथियार हो, हार ही जाना है। प्रिपेयर आपको अभी होना है, अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना है। तो देखो, हमने ना आपके लिए एग्जैक्टली जैसा आपका पेपर दिखता है ना, जैसे आपकी यहाँ पर मार्किंग स्कीम आती है, एग्जैक्टली सॉरी जो शीट आती है वैसे ही आपका ओएमआर यहाँ पर डाला हुआ है। इसकी एडिशन के अंदर ना ऐसा आपका क्वेश्चन पेपर दिख रहा होता है, तो एग्जैक्टली ऐसा ही आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बना के दिया हुआ है, ताकि से ना आपको आइडिया रहे कि आप मतलब जब देखो ना सामने पेपर को अपने, तो एकदम से ऐसा नहीं हो कि यार ये क्या हो गया। आप ऑलरेडी अपने दिमाग में इसको पिक्चर करके जा चुके हो, आप ऑलरेडी उसको सॉल्व कर चुके हो। इसके साथ में जो मैं आपको आंसर राइटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हूँ, प्रेजेंटेशन के टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हूँ, ये जो है ना, ये प्रेजेंटेशन के और आंसर राइटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स आप जब हमारे आंसर कॉपीज पे ट्राई कर रहे होंगे ना, तो शायद और ज्यादा बेटर आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि आंसर कॉपीज भी अवेलेबल है। ऐसे ये देखो, ऐसी आपकी पूरी आंसर कॉपी यहाँ पर हमने अटैच कर दी है। तो आपके लिए ना बहुत आसान हो जाएगा ये याद रखना कि यार कैसी मेरी आंसर कॉपी दिखेगी।
ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही आपकी आंसर कॉपी एग्जाम में दिख रही होती है। और मेरे को कहाँ पे मार्जिन बना हुआ मिलेगा, मार्जिन मेरे को बनाना पड़ेगा क्या, और इसके साथ में मैं कैसे लाइनें छोड़कर कैसे प्रेजेंटेशन से सॉल्व करूंगा। तो अगर हम एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा कुछ सॉल्व करके चले जाते हैं तो एग्जाम में ना हम लोग एकदम शॉक में नहीं आ रहे होंगे, बहुत ही आसानी से एकदम पेपर एकदम फेमिलियर लग रहा होगा। तो उसके लिए ये प्रयास का सेट हम लोगों ने आपके लिए निकाला है। इसका लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो जरूर चेकआउट करना। एक ही बुकलेट के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं लाइव क्लास का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन और इसके साथ साथ में आपके कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, जहां पे हम राइटिंग सेक्शन करने वाले हैं। टेलीग्राम पे आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट मिल जाएंगे, तो वो जरूर चेक कर लेना और इस चैनल को फॉलो कर लेना ऐसे ही और कंटेंट के लिए। आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू, सायोनारा।